अस्सलाम वालेकुम। आज हम गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे। ये मौजू 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा तालिबात के लिए है। तो गज़ल किसको कहते हैं? तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे मानी लिखे हैं। पहले गज़ल के मानी ये देखिए, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, इश्क व मोहब्बत की बातें करना, महबूब से बातें करना। यानी अगर हम देखें तो लिखने वालों ने बहुत सारे मानी लिखे हैं, लिहाजा इसमें जो ज़्यादा मुनासिब मानी है वो महबूब से बातें करना है। तो इसीलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया है, क्योंकि इब्तदान जब गज़ल की शुरुआत होती है तो उसमें यही इश्क व आशिकी की बातें हुआ करती थी, महबूब से बातें हुआ करती थीं। लिहाजा बाद में तो इसका दामन वसी होता गया, फिर इसमें ज़िंदगी के दूसरे मसाइल जो हैं वो भी आगे। लिहाजा ये है कि दूसरे मसाइल पर यानी जो है वो बात होने लगी, दूसरे मौज़ूआत भी इसमें दाखिल हो गई। तो शुरू में गज़ल जो है सिर्फ हुस्न इश्क तक ही महदूद थी, इसीलिए इसके मानी जो हैं मुनासिब मानी महबूब से बातें करना ही आते हैं। अब गज़ल के बीच में क्या है? ये तो गज़ल के मानी हुए, यानी गज़ल की हैयत क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का होना चाहिए। तो उसके लिए ये तरतीब के तौर पर मैंने 5-6 चीज़ें लिखी हैं। पहले मतला के मानी हमें समझने। मतला के मानी हैं तलू होने के, यानी शुरू होना। जिसे हम कहते हैं सूरज तलू हो रहा है या सूरज तलू हुआ है, तो यहाँ से दिन का आगाज़ होता है तो वो शुरू हो जाता है। तो गज़ल के पहले शेर को मतला इसीलिए कहते हैं कि वहाँ से गज़ल का आगाज़ होता है, वहाँ से गज़ल की शुरुआत होती है। फिर नंबर 2 पर मैंने लिखा हुस्न मतला या ज़ेब मतला। क्या होता है, कभी कभार मतले के बाद फिर एक मतला शायर लिख देता है। ये ज़रूरी नहीं हर गज़ल के बीच में हो, लेकिन शायर क्या करता है कि ये जैसे पहले शेर के बीच में रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी की गई, पहले मिसरे में भी दूसरे मिसरे में भी, ऐसे दूसरे शेर में भी यानी तीसरे और चौथे मिसरे में भी बराबर रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी करता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। और आगे मैंने लिखा रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी, यानी गज़ल लिखने वाले शायर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी रखे। रदीफ़ क्या है और काफ़िया क्या है, इसके लिए मैंने जो पहले 2 वीडियोस बनाई हैं, एक शायरी क्या है, दूसरे शायरी के बुनियादी उनासिर, उनको अच्छे तरीके से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी भी शायर के लिए लाजमी है। और नंबर 4 इशार की तादाद। अब गज़ल में कितने इशार लिखने चाहिए? इशार शेर की जमा है, यानी कितने इशार होने चाहिए? कम से कम 5 या 7, ठीक है। और फिर इससे ज़्यादा कोई कैद नहीं, यानी गज़ल के बीच में शायर को कम से कम 5 इशार लिखने चाहिए, फिर 7, और फिर इसके बाद कोई कैद नहीं है, वो कितने ही ज़्यादा क्यों ना लिखे। फिर है मक्ता। मक्ता के माने में लिखे खात्मा, काटना। जिसे हम देखें एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है, आगे जा रही है, लेकिन जाते जाते क्या होता है, एक जगह पर उसका कट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही गज़ल चलते चलते आके जिस शेर के ऊपर ख़त्म होती है उस आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। और मक्ते के बीच में एक चीज़ होती है कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस क्या होता है ये मैंने पहले आपको बता दिया। फिर एक अहम चीज़ जो है वो है बहर। बहर क्या होता है मैंने आपको पहले समझा दिया, लेकिन गज़ल में छोटी बहरें भी होती हैं, बड़ी बहरें भी होती हैं। गज़ल जो लिहाजा ज़्यादा जो गज़लें पसंद की जाती हैं वो छोटी बहर वाली गज़लें ही होती हैं, लिहाजा जो गाई जाती हैं ज़्यादा वो बड़ी बहर वाली। आइए अब हम गज़ल को देख लेते हैं। यहाँ हमारे सामने ये गज़ल है, ये आशिक की गज़ल है। आप देखिए इसके बीच में, आप ये देखिए, ताज़ा ना था अंदाज़ा ना था। एक तो ये पहले वाला शेर है, जो ये 2 मिसरे मिला के, इसको हम जो है वो कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं मतला, ठीक है। और इसमें क्या है, रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी की गई है, ठीक है। ये आप देखिए, ताज़ा ना था अंदाज़ा ना था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ना था, ये तो ये क्या है, ये रदीफ़ है और ये काफ़िया है। इसी तरीके से अब इसके बाद खैर यहाँ हुस्न मतला नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करता, ना था को लाता, और कोई ऐसा सेम साउंडिंग वर्ड दोबारा लाता, तो फिर हम उसको हुस्न मतला कहते हैं, हुस्न मतला नहीं। फिर मैंने कहा कि गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। तो ये हो गया आखिर वाला शेर जो है
عرش ان کی جیل سی آنکھوں میں اس کا کیا قصور، ڈوبنے والے کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ یہ غزل کا مقطع ہو گیا۔ اس میں جو عرش ہے یہ اس کا تخلص ہے اور یہ مقطع ہے، یہاں پر غزل جو ہے وہ اختتام ہوتی ہے، غزل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے بیچ میں کتنے اشعار ہیں آپ وہ بھی گن سکتے ہیں، لہٰذا اگر اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ جو ہے میری پہلے والی ویڈیوز دیکھ سکتا ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ میں نے پہلے جو نظم کے بارے میں آپ سے بات کی، تو اب یہ میں نے غزل کے بارے میں بات کی، میں دونوں کے بیچ میں ایک چیز کو نہیں چھوا ہے، وہ ہے تاریخ، یعنی میں نظم کی تاریخ بھی نہیں آپ کو بتائی ہے اور غزل کی تاریخ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زیادہ بڑی ویڈیو ہوتی ہے، وہ اپلوڈ نہیں ہوتی ہے، نیٹ ورک ویک ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ کتابوں کو دیکھیے اور نوٹس اپنے اچھے طریقے سے پریپیئر کیجئے، اپنے مارکس کے اعتبار سے، یعنی 9th والوں کو اگر کم مارکس کے نوٹ آتا وہ تھوڑا کم تیار کریں، کم سے کم بھی آپ کا نوٹس جو ہے 3-4 پہروں پر 3-4 اقتباسات پر جو ہے مشتمل ہونا چاہیے، یعنی یہ تقریباً 100 سے اوپر 120 اور 150 کے بیچ میں آپ کے ورڈز ہونے چاہیے۔ اپنی کتابوں پر دیکھیے اور ان کو بار بار سننے سے سمجھنے کے لیے، اور کتابیں جو ہیں ان سے کے ساتھ جڑ کے تو پھر کیا کیجیے، نوٹس اچھے طریقے سے تیار کیجیے۔ شکریہ۔